नमस्कार। आज मैं जैसा कि मैंने वादा किया था कि आज फिर मैं एक अज्ञात हत्या के बारे में आपको बताऊंगा। दरअसल इस अज्ञात हत्या ने हम लोगों को झकझोर कर रख दिया था। बहुत हाई प्रोफाइल अज्ञात हत्या थी एक बच्ची की। हाई प्रोफाइल इस वजह से नहीं कि इसमें जो बच्ची इन्वॉल्व थी वो कोई हाई प्रोफाइल थी, जहाँ ये घटना हुई थी वो बहुत हाई प्रोफाइल जगह थी। 10 फरवरी 2016 को एक बच्ची 17 वर्षीय बच्ची जो इंटरमीडिएट फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, अपना प्रैक्टिकल देने के लिए घर से निकली। घर उसका था जानकीपुरम में। उसके बाद वो शाम तक जब घर नहीं पहुंची थी, उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता परेशान हो गए। उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारियों में संपर्क किया। चूँकि ये लोग दूसरे जनपद के रहने वाले थे और यहाँ आकर लड़की के पिता एक प्राइवेट कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर थे, लड़की का भाई पढ़ा लिखा था। पिता इनके अपने गांव गए, वहाँ लोगों से कोशिश की, प्रयास किया, और 13 तारीख तक जब लड़की नहीं मिली तो 13 तारीख को थाना जानकीपुरम में आकर उन्होंने एक गुमशुदगी लिखवाई, एक रिपोर्ट लिखवाई। इसमें आशंका व्यक्त की कि हमारी बेटी को कोई अपहरित करके ले गया है। धारा 364 आईपीसी में ये मुकदमा लिखा गया। तलाश शुरू हुई, बेसिक तलाश उसी तरह से। लड़की है तो कोई संबंध की बात होगी, किससे किससे अवैध संबंध हो सकते हैं। कॉल डिटेल उसकी खंगाली गई तो उसमें कोई ऐसी बात, किसी लड़के से ऐसी बात नहीं समझ में आई जिससे पूछताछ करनी हो या जिसके ऊपर ये शक हो कि शायद उस लड़के की वजह से ये घर से निकल गई हो। ये पता लगता था कि उस दिन करीब 1 बजे या 1:30 बजे तक उसकी अंतिम लोकेशन पार्क रोड, जो पॉश इलाका है हज़रतगंज के पास का, हज़रतगंज थाना क्षेत्र में पड़ता है। पार्क रोड में बहुत ढेर सारे विधायक मंत्री निवास है। पार्क रोड में ही लखनऊ का चिड़ियाघर है, लखनऊ ज़ू है, ये सब पार्क रोड एरिया में। सिविल हॉस्पिटल है। लोहिया पथ का इलाका है, ये सब पार्क रोड में। इवन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आवास वाला चौराहा, जिसे सीएम चौराहा या गोल्फ चौराहा कहते हैं, वो भी पार्क रोड के टावर से ही कवर होता है। लोग ढूंढ रहे थे, परिवार वाले बहुत परेशान थे। उनका जो गायब हुई लड़की थी उसका भाई बराबर पुलिस के संपर्क में था और कभी कभी पुलिस वाले खींचने भी लगते थे कि भाई आप कैसी बात कर रहे हैं। लड़की की उम्र उन्होंने चूँकि 17 साल बताई थी और पुलिस तो हमेशा उसको निगेट करती है, पुलिस हमेशा मना करती है। अरे ये पुलिस तेज़ी से एक्शन ले इसलिए 17 साल यानी अल्पवयस्क बता रहे हैं। इंटरमीडिएट फाइनल में है, ज़रूर 18 से ऊपर की होगी। बहरहाल इस कशमकश के बाद अचानक 16 तारीख को सुबह 7:30-8 बजे के आसपास गश्त पे जा रहे सिपाही को किसी ने रोका और बताया कि साहब एक लड़की की नंगी लाश, नेकेड बॉडी एक लड़की की पीछे नाले में पड़ी है। मैं जगह आपको बता दूं कि जिसने लखनऊ का जू देखा हो और लोहिया पथ देखा हो, यानी आप जब उधर लोरेटो कॉन्वेंट की तरफ से या यूं कह लें वीआईपी गेस्ट हाउस की तरफ से गोमती नगर को बढ़ेंगे तो पहला चौराहा, उसको गोल्फ क्लब चौराहा कहते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, उनके आवास के लिए, और उस लाइन में जो और माननीय मंत्रीगण के आवास हैं उसके जाने के लिए दाहिने हाथ और बाएं तरफ अगर आप मुड़ेंगे तो सिविल हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। और अगर सीधे जाएंगे तो उस सरकार में वो नया रास्ता बना था बहुत चौड़ा, जिसको लोहिया पथ के नाम से अब भी जाना जाता है। लोहिया पथ के नाम से ही ऊपर उसमें एक बोर्ड भी लगा हुआ है। तो ये जब आप गोल्फ चौराहे से या सीएम हाउस के चौराहे से लोहिया पथ पर आगे बढ़ेंगे तो कोई 200 कदम या 300 कदम जाने पर बाएं हाथ को एक नाले के ऊपर पुलिया बनी है, जिसको आप क्रॉस करेंगे तो सीधे डीजीपी ऑफिस पहुंच जाएंगे। और उस लोहिया पथ और ज़ू यानी लखनऊ के चिड़ियाघर की जो पीछे की दीवार है, बड़ी ऊंची ऊंची मजबूत और अंग्रेज़ों के ज़माने की दीवार है, उसके बीच में एक नाला है जिससे पुराने शहर का पानी
निकलकर और गोमती नदी में जाता है। जब बरसात होती है तो बहुत बुरी तरह से उफना आता है, सामान्य रूप से भी उसमें काफ़ी पानी बहता रहता है। उस नाली के दोनों तरफ जंगली पेड़ और तमाम झाड़ियाँ और तमाम जो सूखे लकड़ी के हिस्से होते हैं वो वहाँ पड़ी रहती है। बहुत अगर आप नज़र कभी उधर डालेंगे तो कुछ पेड़ पौधों की वजह से या झाड़ियों की वजह से उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। खासकर जब पानी का सीज़न हो, बरसात का सीज़न हो और पूरे घास फूस सब हरे हो जाते हैं तो कतई दिखाई नहीं देता। और वो नाला भी आपको लोहिया पथ से नहीं दिखाई देगा। जब काफ़ी आगे निकल जाएंगे, डीजीपी साहब के मोड़ से जब आगे जाएंगे तब कुछ उसको साफ़ सुथरा किया गया है, तब वो नाला आपको वहाँ दिखाई देगा। तो ये बताया गया कि साहब उसी नाले में, उसी झाड़ झंखाड़ में, यानी उस जहाँ पर ये बॉडी मिली है उसके बगल से लोहिया पथ से, और हर घंटे में हमारे ख्याल से 500 गाड़ियाँ पास होती होंगी और बहुत ढेर सारे लोग दोपहिया से, वाहन से, पैदल तमाम लोग जाते हैं, लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ी। उसके बाद तुरंत घर वालों ने, चूँकि पार्क रोड उसकी अंतिम लोकेशन आ रही थी और वो जहाँ बॉडी मिली थी वो भी पार्क रोड में थी, तो चौकी इंचार्ज पार्क रोड का माथा ठनका। उसको जो सिपाही थे वो पार्क रोड के ही थे, उन्होंने बताया चौकी इंचार्ज को कि साहब एक लड़की की बॉडी, नंगी नेकेड बॉडी यहाँ पर बिना कपड़ों की यहाँ पड़ी हुई है। भाग कर वो आया और उसने कहा फ़ौरन वादी मुकदमा को, यानी लड़की के भाई को और उनके पिता को इत्तला की जाए। वो आके देख कर पहचाने कि हो सकता है ये बॉडी उसी लड़की की हो जिसको पिछले 4-5 दिनों से ढूंढा जा रहा है। थोड़ी देर में लड़की का भाई और उसके पिता भी आ गए। देखते ही वो चीख कर रोने लगे, क्योंकि उसके गले में एक दुपट्टा था जो उसके स्कूल के ड्रेस का दुपट्टा था। थोड़ा आगे पीछे जब काफ़ी सर्च की गई तो उसका जो स्कर्ट होता है स्कूल के ड्रेस का वो भी मिल गया। थोड़ी देर बाद तो जैसे सोशल मीडिया पे हाहाकार मच गया कि मुख्यमंत्री निवास के पास गुमशुदा लड़की की लाश, बिल्कुल नेकेड बॉडी, ऐसा प्रतीत होता है कि बच्ची की बलात्कार करके हत्या कर दी गई। और 3-4 घंटे में ऐसा हाहाकार मचा, सभी लोग मौके पे पहुंच गए, मैं भी पहुंचा। माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के 100 कदम की दूरी का ये मामला था। हालांकि वो जंगल है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, लेकिन जगह तो वही कही जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री के आवास के पास। फिर वही सब जो होता है, फॉरेंसिक टीम आई, फोटोग्राफी की टीम आई, वीडियोग्राफी की टीम आई, सर्विलांस सेल के सारे लोग आए, क्राइम ब्रांच की पूरी टीम आई, एसपी क्राइम ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी था वो भी भाग के आया वहाँ से, और फिर अपनी अपनी तरह से वहाँ छानबीन शुरू हुई। वो लड़की जानकीपुरम से, उसका स्कूल भी दूसरी तरफ पड़ता है, यहाँ तक आई कैसे, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। और फिर उसके साथ क्या हुआ, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए तुरंत भेज दी गई, और पोस्टमार्टम होकर शाम को जब उसकी रिपोर्ट रात में मिली तो ये पता लगा कि लड़की के साथ बहुत ही बीभत्स बलात्कार हुआ है। और यही नहीं, उसके साथ अननेचुरल सेक्स भी किया गया है, सोडोमी जिसको कहते हैं। और ये जैसे ही बात ये छिपती नहीं है, प्रेस वाले सब अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ पोस्टमार्टम हाउस में जमे रहते हैं, कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले डॉक्टर हैं उसको घेर लेते हैं, जानने पहचानने वाला अगर कोई मिल गया, कोई वो रिपोर्ट सील हो के जब जाती है थाने पे तो उसके पीछे पीछे चल देता है क्या लिखा हुआ है। खैर शाम तक ये पता लग गया कि लड़की के साथ बलात्कार हुआ। और वैसे भी लग रहा था, हम लोग जब देखने गए थे तो शरीर पर उसके कोई वस्त्र नहीं थे, गले में एक फंदा सा था नीले रंग का जो उसका दुपट्टा था स्कूली ड्रेस का। फ़ौरन पहला काम किया गया कि 16 तारीख को ही शाम तक जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो धारा 302 जो हत्या की धारा है, 201 साक्ष्य को छिपाने का, 404, 411, 376 यानी बलात्कार, और 3/4 पॉक्सो एक्ट, अबोध बालक बालिकाओं के साथ किए गए यौन अत्याचार अधिनियम से संबंधित ये धाराएं बढ़ा दी गई। आप समझ सकते हैं कि इस तरह की हत्या के बाद जो दबाव होता है वो किस तरह का होगा। बार बार मैं हर बार आप लोगों को इस तरह की सिचुएशन आने पर कितना प्रेशर होता है इसके बारे में बता चुका हूँ। और जब समाचार ये लिखा जाए कि मुख्यमंत्री आवास के पास लड़की की बलात्कार के बाद की हुई हत्या की लाश बरामद हुई, सब परेशान हुए। खैर डीजी साहब उस समय जावेद अहमद साहब थे।
उन्होंने फ़ौरन कहा कि जो आईजी जोन हैं श्री ए सतीश गणेश साहब इसको क्लोजली सुपरवाइज़ करेंगे। मुझे भी फ़ोन किया कि इसको जल्दी से जल्दी आप इसको ओपन करिए। इसमें जो हाई प्रोफाइल प्लेस है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो जगह जहाँ ये घटना हुई है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसका तुरंत जल्दी और सही खुलना बहुत ज़रूरी है। 5 दिन बाद बॉडी मिली थी और जब डॉक्टर से, जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स थे, उनसे जब लोकल थाने के जानकीपुरम केसों ने संपर्क किया तो उन्होंने बताया सब बहुत ही ब्रूटल रेप किया गया है। फिर स्वैब जो उसमें होता है, लड़की है, अबोध है, रेप हुआ है, तो एक टीम उसका पोस्टमार्टम करती है और पूरी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। डॉक्टर ने कहा कि साहब स्वैब हमने ले लिए हैं ताकि इसमें ये पता लग सके कि इसमें मेल स्पर्म्स यानी सीमेन का कितना हिस्सा है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि साहब इसके साथ बहुत और भी दुष्कर्म हुआ है। अच्छा ये था कि उन्होंने अपने हिसाब से सारे स्वैब्स जो बॉडी पर उनको जहाँ जहाँ ऐसा लगा कि यहाँ कुछ फॉरेन पार्टिकल है उसका इकट्ठा करके और उसकी स्लाइड बना दी। अब जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तय हो गया कि बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और कई लोगों ने बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार हुआ, बहुत गंभीर बात थी। शाम को सतीश गणेश साहब ने सबको इकट्ठा किया, आईओ को, क्राइम ब्रांच को, मैं भी गया, सारे लोग गए और ये कहा गया कि भाई सबसे पहले तो हम ये पता करें कि यहाँ कौन है। जो आप ट्रेडिशनल पुलिसिंग जो चाहती हो वो पता करते रहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये पोस्टमार्टम में जो कुछ इन्होंने स्लाइड्स इकट्ठा की हैं वो हमें सही आदमी तक पहुंचा सकती हैं। बात तय हुई और ये भी बात तय हुई कि इसके बारे में हम किसी से ओपनली डिस्कस नहीं करेंगे कि कितने लोगों ने फॉरेंसिक एविडेंस के हिसाब से कितने लोगों ने बलात्कार किया और क्या क्या उस बच्ची के साथ हुआ। ये हम लोग कहीं सार्वजनिक रूप से किसी से डिस्कस नहीं करेंगे ताकि ये बात न्यूज़पेपर्स में या चैनल्स पे ना आए और हमें अपने कल्प्रिट तक, अपने अपराधी तक पहुंचने में आसानी हो। हम और सतीश गणेश साहब, हम दोनों लोग फॉरेंसिक लैब गए क्योंकि स्वैब की जो जांच होती है वो फॉरेंसिक लैब में ही होती है। वहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और डायरेक्टर एफएसएल से मिले और हम लोगों ने कहा कि साहब हमारी ये मदद करिए कि हम, पहली बात तो ये पता कैसे लगेगा कि इसके साथ कितने लोगों ने दरिंदगी की है, दूसरा उससे और कोई प्रोफाइल का पता लग सके, डेट का, टाइम का, ये सब भी हमें चाहिए। खैर अगले दिन शाम को फिर वहाँ से ये कम्युनिकेट किया गया कि इसमें 7 अलग अलग लोगों के सीमेन स्पेसिमेन मिले हैं जिनके डीएनए अलग अलग हैं। अलग अलग डीएनए के 7 अलग अलग सैंपल्स उन्होंने कलेक्ट कर लिए हैं। ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग था, 7 आदमी, और इतना शॉकिंग था कि बस पूछिए मत, क्योंकि हम लोगों ने उस बच्ची के मृत शरीर को भी देखा था जब वो बरामद हुई थी। खैर सबसे पहले ये पूछा गया कि बच्ची वहाँ पहुँची कैसे, और अगर वहाँ पहुँच गई तो वो कैसे, कौन हो सकता है। एक बात तय हो गई कि वहाँ न कोई रोड है, न कच्ची रोड है, न पगडंडी है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाहर का व्यक्ति भूल भटक के वहाँ चला जाए, कहीं निकलने की कोशिश करे। इस पार का आदमी अगर उस पार जू की तरफ जाने के लिए शॉर्टकट जाना चाहेगा तो उसे गंदे नाले से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कोई नहीं जाएगा। एक बात, हमारे जो मुखबिर मामूर करने पर, मुखबिर जो मामूर किए गए, तो उन्होंने बताया कि साहब सुबह शाम यहाँ पर स्मैक पीने आते हैं और कुछ रिक्शे वाले हैं वो सुबह शाम शौच क्रिया के लिए यहाँ आते हैं, और इसके अलावा वहाँ पर दूसरे किसी आदमी के आने जाने की बात प्रकाश में नहीं आई है। न कोई वहाँ दुकान है किसी तरह की, बहुत ही गंदी सी जगह और बहुत झाड़ियों वाली, बहुत पेड़ पौधों वाली जगह है। तो ये बैठ के अगली मीटिंग में ये तय हुआ कि पता करिए कि हाँ शौच के लिए जो रिक्शे वाले या मज़दूर या जो लोग भी यहाँ आते हैं सुबह शाम, उनको उठाया जाए, उनसे बातचीत की जाए कि कितने लोग या कौन कौन लोग वहाँ उनके जान पहचान वाले शौच के लिए आते हैं। टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच
यही समझ में आया कि पहले यहाँ कितना ट्रैफिक आता है, कितना फुटफॉल है और किस लिए है, ये पता किया जाए तो शायद हमें कोई लीड मिल सके। खैर 2-3 दिन पुलिस वालों ने अच्छी मेहनत करके 4-6-10 लोगों की लगभग एक लिस्ट तैयार करके दी कि साहब ये 10 लोग हैं जो रेगुलर, जिनके पास शौच क्रिया करने के लिए या कहीं और जाने के लिए कोई साधन नहीं है और वो इतना पैसा भी उनके पास नहीं है कि सुलभ शौचालय में सुबह शाम वो 2 रुपये या 4 रुपये दे के शौच क्रिया कर सकें। वो यहीं आते हैं, देहात के बैकग्राउंड के हैं और ज़्यादातर रिक्शा चालक हैं। खैर उनको एक एक करके सबको थाने पर बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि भाई आप लोगों ने किसको नहीं देखा है पिछले 5-7 दिनों से, जो पहले हमेशा आता रहा हो और पिछले 5-7 दिनों से नहीं आ रहा हो, और ख़ासकर 10 तारीख के बाद से या 11 तारीख के बाद से। खैर उन लोगों को टाइम लगा, लेकिन धीरे धीरे एक बात निकल के आई कि 2 लोग ऐसे हैं जो एक साथ रहते थे, लखनऊ ज़ू के पीछे वाले गेट के पास पन्नियाँ लगा के रहते थे और रिक्शा चलाने का काम करते हैं। पार्क रोड से एक रिक्शे की टाल से वो सुबह किराए पर लेते हैं और शाम को वहाँ जमा कर देते हैं। जो कुछ दिन में पैसा मिलता है उसका वहीं खाना वाना बनाते हैं, आराम करते हैं और 10-12-15 दिन पे पैसा लेके अपने घर चले जाते हैं। उनका नाम बताया गया कि ये 2 लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं और वहाँ रहते हैं। एक का नाम था दीपक उर्फ दीपू, सन ऑफ श्री कृष्णा, निवासी टिमुई खेड़ा, थाना हैदरगढ़, बाराबंकी, और दूसरे का नाम था सतगुरु लोध, पुत्र स्वर्गीय गोविंद लोध, वो भी टिमुई खेड़ा, हैदरगढ़, बाराबंकी का रहने वाला था, जो उसी जगह पन्नी लगा के और रिक्शा चालक रहते हैं। उन्होंने बताया सब ये दोनों लोग पिछले इतने दिनों से नहीं रह रहे हैं, इनके पास कोई मोबाइल नंबर भी नहीं है। खैर ढूंढते ढूंढते ये जहाँ से रिक्शा अपना किराए पर लेते हैं, थोड़ा समय लगा 24 घंटे का, लेकिन कहाँ से ये रिक्शा किराए पर लेते हैं और कहाँ जमा करते हैं, वहाँ से इनके बारे में जानकारी की गई। तो धीरे धीरे करके इनकी जानकारी ये पता लगी कि पिछले 10 दिन से वो यहाँ नहीं हैं और अपने घर पर हैं। घर पर इनके दबिश दी गई तो इसमें दीपू मिल गया और दीपू के घर की तलाशी में इसकी पत्नी के पास वो मोबाइल सेट मिल गया जो बच्ची का था, जो मृतका का था। ये बहुत बड़ी लीड थी। इन दोनों को लाया गया यहाँ पर, सख्ती की गई, अच्छी और बहुत अच्छी वाली पूछताछ की गई और बहुत अच्छी वाली पूछताछ की गई और ऐसी पूछताछ की गई कि फर्दर पूछताछ करने का स्कोप नहीं रह गया। तो फिर इनको थोड़ा आराम करने के लिए आराम करने दिया गया, कुछ इनको दवा भी दिलाई गई और फिर पूछताछ प्रारंभ की गई। लेकिन बहुत ज़्यादा वो इधर से उधर नहीं हुए, क्योंकि अखबारों में इतना हल्ला हो चुका था, टीवी पर इतनी खबरें दिखाई जा चुकी थी कि वो जैसे कहते हैं डर से गए थे। मोबाइल की बात आने पर उसने ये बताया कि साहब 16 तारीख की सुबह जब हम शौच के लिए गए तो एक यूकलिप्टस के पेड़ पर एक नेकेड बॉडी नई बच्ची की लटकी हुई थी और जब मैं डरा, फिर मैं उसके पास गया तो वहीं एक मोबाइल गिरा हुआ था जो मैंने लाके अपनी पत्नी को दे दिया था। इसके बाद वो कुछ बताने को तैयार नहीं था। उसको लेके हम लोग गए तो यूकलिप्टस के पेड़ पर जिस टहनी में बंधा होना बता रहा था, वो टहनी थी वहाँ पर, और उसमें जो दुपट्टे को खींचते समय जो नीले रंग के नीले दुपट्टे के रेशे थे वो भी मौजूद थे, यानी वो बात सही बता रहा था। अब हमारे सामने ये संकट था कि ये, और इसके आगे फिर वो एकदम चुप हो जाता था, बोलता नहीं था। सदगुरु तब तक हमें मिला नहीं था। तो हमारे पास संकट ये था कि ये भी था कि रिक्शा वाला है, अगर इस तरह के गंभीर अपराध में इसको गलत भेज दिया गया तो वो भी ठीक नहीं होगा और फिर पुलिस की बहुत छीछालेदर होगी। तो खैर फिर उनसे संपर्क, हम और सतीश गणेश साहब दोनों लोग वहाँ FSL के डायरेक्टर के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि सीन का रिक्रिएशन, क्राइम सीन का रिक्रिएशन करना है कि लड़की का एक पुतला उसमें लाया जाता है, फिर आदमी का पुतला लाया जाता है, फिर उसको उसी तरह टांगा जाता है, फिर उसके बाद वो जहाँ मिली है वहाँ तक कैसे किस रास्ते से गई होगी, उसको कितने लोग ले जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ लाई जाती हैं। तो जब ये पुतला एक लड़की का बना के कहाँ उसके साथ रेप हुआ होगा, कैसे कैसे वो किधर से निकली होगी,
तो ये सब जब रिक्रिएट किया जा रहा था तो अचानक बहुत ढेर सारे टीवी चैनल्स की ओबी वैन वहाँ खड़ी हो गई। जैसा आप जानते हैं तमाम और अपराध में इस तरह से ओबी वैन खड़ी हो गई और मजमा लग गया। मेन रोड है लोहिया पथ, शहर के पुराने और नए शहर के को जोड़ने वाला वो रोड है। तो एकदम मजमा लग गया और जाम लग गया। इसी बीच में किसी ने ये ध्यान देकर बताया कि जिस पटरी पर ये क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जा रहा था उसके सामने वाली पटरी पर एक ऊंचे पेड़ में एक व्यक्ति लटका हुआ है। अब जैसे हल्ला हुआ, सारी भीड़ अचानक उधर चली गई, सारी ओबी वैन उधर चली गई और ये एकदम 5 मिनट में ऐसे हुआ कि किसी की समझ में नहीं आया। मैं भी वहीं था, हमारे एसपी क्राइम थे, एसपी सिटी थे, सारे लोग वहीं थे। वो सीन का जो रिक्रिएशन था उसको हम लोग भी समझना चाह रहे थे कि आखिर क्या हुआ होगा घटना वाले दिन। अचानक जब भीड़ उधर भागी तो किसी ने बताया साहब एक बॉडी वहाँ टंगी पड़ी है। अब आप समझिए कि ये कोढ़ में खास था। उस समय बिल्कुल जैसे हम लोग किम कर्तव्य मूड हो गए कि एक घटना में हम इतना परेशान हैं, अभी पता नहीं कौन वहाँ लटका मिले, कौन है। और वो ला मार्टिनियर स्कूल का जो पीछे का हिस्सा है, यानी मार्टिनपुरवा जो गांव है, उसके ठीक आगे लोहिया पथ के उस तरफ, इधर इस बच्ची की लाश जहाँ मिली थी उसके ठीक सामने की तरफ बहुत ऊंचाई पर एक व्यक्ति टंगा हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि सारे कैमरे उधर और वो हल्ला गुल्ला वहाँ पर। चूँकि उस समय सादे में भी हमारे कर्मचारी आए थे, वो जंगल में और भी चीज़ें ढूंढने के लिए उस नाले में इसकी बच्ची के कपड़े या इसके जूते या और कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो हमें थोड़ा आगे तक बढ़ा सके। ये लोग भी वहाँ पहुँचे। वहीं जो अफवाहें होती हैं, जो चुटकी लेने वाले लोग होते हैं, मज़ा लेने वाले लोग होते हैं, किसी ने कहा कि ये मैं पहचान गया, ये उस दिन बॉडी देखने आया था। लोगों ने कहा अच्छा, हाँ आया था, कह के वो निकल गए। अब वो साहब ये बॉडी देखने आया था। किसी ने कहा फिर ऊपर कैसे टंग गया? बोले साहब बॉडी देखने आया था, अब ये उसी लड़की ने इनको टांग दिया होगा। अब इस तरह की बेहुदा बातें, अफवाह वाली बातें। कुछ देर बाद वो भीड़ अपने आप चली भी गई वहाँ से। पता नहीं कौन सी बात उनके बीच में हुई कि चली गई। तब तक फायर सर्विस का वो जो लैडर होता है वो लाया गया, उससे निकाला गया। एक तौलिए से उसने अपने गले में बांध के पेड़ से लटका था। उतनी दूर तक दूसरा आदमी कोई जा भी नहीं सकता। और ये कहा जाए अगर कि किसी ने मार के टांग दिया होगा तो ये भी उतनी ऊंचाई पर संभव नहीं है। आने जाने वाली जो रात की गाड़ियां हैं उसकी लाइट बहुत पड़ती है और दिन में वहाँ किसी भी अननेचुरल एक्टिविटी को देख के किसी की भी निगाह जो गाड़ी पर है, मोटरसाइकिल पर है, उसकी पड़ सकती है। तो वो गया खुद और खुद ही लटका, लेकिन उसको उतारा गया तुरंत, उसका पंचायतनामा कराया गया। बहुत दिन बाद उसकी 3 या 4 दिन बाद उसकी पहचान हो पाई कि वो भी एक मज़दूर था और काफ़ी दिनों से डिप्रेशन में था, बहुत उधार हो गया था, दे नहीं पा रहा था, घर से भाग के आ रहा था, यहीं छिप रहा था, कभी कभी रिक्शा भी चला लेता था। तो ये एक घटना हो गई। 3-4 घंटे बाद जब ये तय हो गया कि दोनों घटनाएं अलग अलग हैं, इनका एक दूसरे से कोई सरोकार नहीं है, कहीं से भी इंटरकनेक्टेड नहीं है, तब जान में जान आई। क्राइम सीन का रिक्रिएशन हो गया। छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी बातें हम लोगों की समझ में आ रही थी कि क्या हुआ होगा। इसी बीच जो डायरेक्टर एफएसएल से उनसे ये बात की गई कि साहब हम लोगों को जो वहाँ नशा करने नशेड़ी लोग आते हैं, हम ये चाहते हैं कि जितने भी लोग नहीं आए हैं या जो रेगुलर आते हैं इनकी सैम्पलिंग कर लें डीएनए की। आप जैसे कहें वैसे हम सैंपल कलेक्ट कर लें और जो स्वैब आपने निकाले हैं, जो स्लाइड आपने निकाली है, आप उनमें से एक एक करके मैच करा के, हो सकता है इस मैचिंग से हमें पता लग जाए। हम जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जब 7 या 8 लोगों के डीएनए हैं उसमें, तो अब सबका पता लग पाना ऐसे बहुत मुश्किल है। और चूँकि वहाँ कई इस तरह के छोटे छोटे जैसे स्लम टाइप के हैं, 5-5, 6-6 झोपड़ियाँ बना के रिक्शा चालक, मजदूर, ये सब रहते हैं। कौन कहाँ क्या करके चला गया ये पता करना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि ये बात लीगली संभव नहीं थी कि हमें फॉरेंसिक साइंस लैब के लोग इस तरह से
टेस्ट करते हुए वो बताते जाएं, तब हम अपना आगे काम करें। लेकिन उनसे रिक्वेस्ट की गई कि हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइम में उलझे हुए हैं, तो कृपा करके। फिर दिया गया इनका DNA सैंपल, दीपू का और दूसरा आदमी जो था सतगुरु लोध का। DNA सैंपलिंग के बाद उसके रिजल्ट में थोड़ा सा समय लगता है। 2-3 दिन बाद इनके सैंपल मिल गए। जब इनके सैंपल मिल गए तो फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। सैंपल तो बहुत सारे लोगों के हम लोगों ने वहाँ, जितने आसपास के जिनको लोगों ने बताया कि ये शौच क्रिया करने उसी जंगल में जाते हैं, ऐसे 10, 20, 25 लोगों के सैंपल लिए और उनको मिलान के लिए भिजवाया। 2 और लोगों के सैंपल हमें पॉजिटिव यानी मैच कर गए उस बच्ची के ऊपर से निकाले गए स्वैब से। वो थे माइकल और नसीर। ये दोनों गोल्फ क्लब के कैडी थे और वो सामने जो मार्टिन पुरवा है उसी में रहा करते थे। उस दिन जब ये मैच कर गया, उनसे पूछा गया कि आप लोग 10 तारीख को कहाँ थे? बोले साहब हम लोग ड्यूटी में थे, गोल्फ क्लब में हम ड्यूटी करते हैं, जो लोग आते हैं गोल्फ खेलने के लिए उनके कैडी हैं हम। वो इस तरह से बता रहे थे और फिर तमाम सिफारिशें करे, साहब ये तो कैडी हैं, इनसे क्या मतलब है? वो जहाँ उनके घर वाले जाके रोए गाए होंगे, लोगों ने कहा होगा। फिर CCTV फुटेज निकाली गई गोल्फ क्लब की। 10 तारीख को ये दोनों ही गोल्फ क्लब नहीं आए थे। 11 तारीख को सुबह 10:35 पे इन लोगों ने गोल्फ क्लब में एंट्री की थी एक साथ, और CCTV फुटेज में दोनों की ये एंट्री उसमें दिखाई पड़ रही थी। शक बिल्कुल पुख्ता हो गया कि 10 तारीख को ये नहीं थे और 11 तारीख को ये पहुंच गए वहाँ तक। उनसे पूछना शुरू हुई। उनसे भी वही अच्छी वाली, बहुत अच्छी वाली और तरह तरह की पूछताछ शुरू की गई। बहुत ज़्यादा वो लोग भी आगे पीछे नहीं हुए। इतना बताया कि हाँ साहब हम लोग स्मैक पीने के लिए। उन्होंने ये बताया कि साहब चूँकि वहाँ पर गोल्फ खेलने वाला जो आदमी है या गोल्फ खेलने वाला जो प्लेयर है, ये सब अभिजात्य वर्ग के होते हैं, तो वो जाते समय वो या उनके गेस्ट टिप दे जाते हैं। और ये टिप जो है वो 500 से कम की नहीं होती, 500 से 1000 के बीच में होती है। और हर दिन कोई ना कोई टिप दे देता है और शाम को ये महंगा नशा करते हैं। ये स्मैक खरीद के ले आते हैं, ये गांजा, सुल्फा एक वहाँ पर लोकल चलता है, ये सब नशा करने के आदी थे ये दोनों। फिर हम लोग इसकी बात से हम लोग मुतमईन थे और डायरेक्टर FSL के पास हम दोनों लोग फिर गए कि सर कितना क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे मैच करते हैं और कैसे आप इन फला लोगों के मैच करने का की बात बता रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि इसके 12-13 क्राइटेरिया होते हैं और एक परसेंटेज के बाद जब वो मिलान हो जाता है तो हम बता देते हैं कि ये 30% मैच कर रहा है, 40% मैच कर रहा है, 80% मैच कर रहा है। उससे ये कंक्लूज़न निकाला जाता है कि ये किसने ये क्राइम किया होगा, मौके पर कौन रहा होगा। फिर जब इन चारों से पूछताछ, फिर ये चारों को इकट्ठा किया गया। 2 लोगों को काफ़ी दिन हो गए थे, अखबार वालों ने बड़ा हल्ला मचाया, तो इनको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया। और फिर कोर्ट से यह हम लोगों ने कहीं शेयर नहीं किया कि किसके किसके DNA हमने मैच कर लिए हैं। कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई, हमारे SP सिटी स्वयं कोर्ट में उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि साहब हम एक गोपनीय रिपोर्ट सबमिट करेंगे कोर्ट में, जो कोर्ट की कस्टडी में रहे। हमारा पर्पज़ ये है कि अभी अगर लीक हुआ तो हमारे लिए दिक्कत होगी। कोर्ट ने उसको देखा और फ़ौरन उनकी पुलिस रिमांड 14 दिन की दे दी। वो दोनों रिमांड पर आ गए और उसके बाद माइकल और नासिर ये सब भी हमारे पास पहले से थे ही। अब इनसे सस्टेन इंट्रोगेशन शुरू हुई और फिर एक और विशेष प्रकार की पूछताछ होती है। अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी से बाद भी जो अंतिम पूछताछ है उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है। वो झटका पूछताछ कहते हैं उसको। जो पुराने रेलवे स्टेशन पे जो टेलीफोन हुआ करते थे, उसको घूमने वाली एक घुंडी होती थी, उसको खूब घुमा के कस दिया जाता था, तो उसमें एक हल्की 10-12 वोल्ट की करंट निकलती थी जिससे टेलीफोन का कम्युनिकेशन होता।
अब चूंकि सब जगह कम्युनिकेशन अच्छा हो गया है तो कुछ बहुत अच्छे इंटरप्रेट करने वाले इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स वो मशीन कबाड़ से खरीद लाते हैं। उसके दो एंड होते हैं, प्लस और माइनस। जब आप उसमें जैसे जैसे चलाएंगे तो वैसे वैसे वो करंट उतनी ही 12 वोल्ट से अधिक नहीं होता है। तो उसको शरीर के दो अलग अलग पार्ट्स पे क्लिप में लगा दिया जाता है। हालांकि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है, नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी पूछताछ करने के लिए, और ये शायद 3rd डिग्री के कैटेगरी में भी आता है, लेकिन इसका किसी भी मेडिकल में कोई भी अनलेस एंड अनटिल जिसके साथ ये प्रयोग किया गया हो, उसके सिवा किसी भी मेडिकल इंक्वायरी में, किसी भी मेडिकल में ये डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 12-13 वोल्ट का करंट इससे मरने वाला कोई नहीं है, लेकिन उससे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। जब ये बिल्कुल नहीं बोल रहे थे तो हमारे किसी विशेषज्ञ पुलिस वाले ने इसने कहा, साहब ये झटका पूछताछ बहुत ज़रूरी है, ये ऐसे नहीं बताएंगे। और आधे घंटे की झटका पूछताछ के बाद पूरी तस्वीर क्लियर हो गई, पूरी तस्वीर साफ हो गई। घटना वाले दिन ये लड़की प्रैक्टिकल देने के लिए अपने घर से चली, इसे देना नहीं था। बाहर के जनपद से आके घर वाले बसे थे, बच्ची को अच्छी शिक्षा इसलिए देना चाहते थे कि अच्छी शादी हो जाए। यूपी बोर्ड की पढ़ने वाली लड़की को यहाँ लाकर 11th में CBSE में उसका एडमिशन करा दिया गया। एकदम ठेठ हिंदी स्कूल की बच्ची को अगर आप इंग्लिश स्कूल में तुरंत डाल देंगे और उससे अच्छे रिजल्ट की अपेक्षा करेंगे तो बड़ा नेचुरल है उस पर मानसिक दबाव होगा। वो तय करके चली थी कि हमें एग्ज़ाम नहीं देना है। वहाँ से वो स्कूल की तरफ गई ही नहीं। वो वहाँ से साइकिल पे चूँकि थी, साइकिल पे थी, अपने स्कूल ड्रेस में थी, पीछे बैग उसका लगा हुआ था जिसमें एग्ज़ाम के पहले पढ़ने वाले कागज़ कापी किताब थे। 3 CCTV फुटेज में वो दिखाई पड़ी थी। एक तो CM आवास वाले चौराहा, जिसको गोल्फ चौराहा करते हैं, उसमें करीबन 11 बजे के आसपास वो लोहिया पथ से उस तरफ जाती हुई दिखाई दी। उसके पहले सिविल हॉस्पिटल वाले चौराहे पर वो दिखी। उसके भी पहले वो नेशनल PG कॉलेज के सामने एक आरिफ होटल है, उसके बाहर एक CCTV लगा हुआ है, उसमें वो दिखाई पड़ी है। साइकिल से वो तेज़ी से चलती जा रही है, ऐसा लग रहा था कि वो साइकिल से समय पास करने के लिए घूम रही थी। लेकिन 11:30 के बाद से वो शहर के किसी CCTV में नहीं मिली। इसका मतलब ये वो टाइम था कि उसके बाद वो संभवतः वहीं पहुंच गई जहां उसकी लाश मिली थी। जिन लोगों को जगह का आइडिया नहीं है, लोहिया पथ से जब आप आगे बढ़ेंगे गोमती ब्रिज की तरफ, तो करीब 100 कदम आगे जाने के बाद बाएं हाथ को DG ऑफिस जाने का रास्ता है, जो एक नाले के ऊपर जो पुल बना है उसके ऊपर से होके जाता है। उससे करीबन 50 कदम पहले जो लोहिया पथ की रेलिंग बनी है, वहाँ पर रेलिंग नहीं है, खाली है उतनी जगह, और उसी से बिल्कुल सटा हुआ एक पुराना खंडहर मंदिर है, जिसमें ऊपर मंदिर का हिस्सा दिखाई देता है, नीचे का हिस्सा नहीं दिखाई देता। नीचे एक खुला कमरा है बना हुआ, और उसी के ठीक सामने 2-3 नीम के पेड़ हैं, जिसके पास एक हैंडपम्प भी लगा हुआ है। वो जगह, अगर कोई वहाँ पुजारी, ऐसा नहीं लग रहा था कोई पुजारी रहता है, लेकिन कोई वहाँ नसीड़ी वसीड़ी आया करते होंगे, तो हो सकता है कभी कभार उसमें झाड़ू लग जाती हो उस कमरे में। लेकिन जितनी वहाँ पर पुड़िया, सिगरेट, बीड़ी, शराब की बोतलें, ये सब चीज़ें जो पड़ी हुई थी, उससे ये लगता था कि ये नशेड़ियों का अड्डा है। लड़की की साइकिल वहाँ पर रेलिंग के पास, रेलिंग से टिका के, जहाँ रेलिंग खुली हुई थी, नीचे जाने का, मंदिर जाने का रास्ता था, उसके पास वो लड़की की साइकिल, और साइकिल लगी हुई सिर्फ देखी गई थी। लड़की बैग लेके नीचे उतर गई। ऐसा लगता है कि समय नहीं कट रहा होगा, तो वो जाके वहाँ, या थक गई लगातार साइकिल चलाते चलाते 2.5-3 घंटे, वहाँ वो आराम कर रही होगी। अब उसकी मन स्थिति क्या थी या क्या हुआ होगा ये पता नहीं, लेकिन जो अंदाज़ा हम लोगों को है कि जब वो देर हो गई होगी तो उसे डर लगने लगा होगा कि अगर अब घर जाएंगे तो घर वाले मुझसे पूछताछ करेंगे कि कहाँ रह गई थी। वो धीरे धीरे नीचे उतर गई। जब प्यास लगी होगी तो हैंडपम्प से पानी पिया होगा। और जब शाम हुई तो नेचुरल कॉल के लिए, क्योंकि वो ऐसी खुली हुई जंगली जगह है कि कोई भी बच्ची वहाँ पर खुले में कोई नेचर्स कॉल को आंसर करने नहीं जाएगी। संभवतः वो जब अंधेरा सा हो गया तो वहाँ से वो उस नाले के किनारे किनारे किसी जगह की तलाश में गई होगी।
और वहीं पर माइकल स्मैक पी रहा था। बात करीब 6:30, क्योंकि जनवरी फरवरी का महीना था। 6 साढ़े 6 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। माइकल स्मैक, नशा उसको चढ़ चुका था। उसकी निगाह एक लड़की पे जो स्कूल ड्रेस में थी उस पर पड़ी। जैसे ही वो जगह ढूंढते ढूंढते पास आई, उसने उसको पकड़ लिया और उससे कहा कि तुम स्कूल से भाग के आई हो, पिताजी का अपने नंबर बताओ, पापा का नंबर बताओ, मैं भी बुलाता हूँ। वो रोने लगी। उसने पापा का नंबर नहीं बताया। फिर उसको बिठाया उसने, और फिर थोड़ी बहुत पूछताछ के बहाने उसने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। फिर छेड़खानी के बाद, नशे में था ही, उसने उसका बलात्कार किया। थोड़ी देर में ही, करीब आधे पौन घंटे बाद, नासिर भी अपने काम से छूट के स्मैक की पुड़िया लिए हुए वहीं नशा करने के लिए आ गया। नासिर ने जब देखा कि माइकल ये सब कर रहा है, तो उसने भी उस बच्ची के साथ बलात्कार किया। सुबह 4 बजे उन्हें यह एहसास हुआ कि शायद बच्ची मर गई। उन्होंने उस समय तक उसके शरीर पर कोई कपड़ा बचा नहीं था। उस समय दोनों ने उसको पास की यूकलिप्टस के पेड़ में उसके दुपट्टे से किसी तरह से बांध दिया और पैर उसके नीचे टिके हुए थे और वहाँ से भाग खड़े हुए। सुबह 5:30-6 बजे के आसपास दीपू वहाँ शौच के लिए आया। जैसा उसने पहले ही बताया था कि हमने 11 तारीख को ही बॉडी देख ली थी और मोबाइल फ़ोन उसका लेके आया था। पहले तो वो एक एक लड़की की ऐसी हालत में बॉडी टंगी हुई देख के डरा, लेकिन नज़दीक गया। उसने बताया कि जब उसने बॉडी को टच किया तो बॉडी अभी गर्म थी, और हम लोग उसके बाद इंटरप्रेट करने लगे कि शायद इन दोनों ने, क्योंकि इसमें एक पीते जा रहे थे और बच्ची के साथ रेप करते जा रहे थे, तो शायद नशे में उन्हें समझ में नहीं आया और उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। तभी उसे गले में फंदा डाल के उसे यूकलिप्टस के पेड़ पर करीब 6-7 फीट पर एक पुरानी टहनी जो टूट जाती है, उसकी खूंटी जैसी जो स्ट्रक्चर बचा रहता है, उसी में लटका रखा था। दीपू ने सुबह देखा कि अंधेरा है। टॉर्च की रोशनी में उसने उसे उतारा। वहीं नीचे ज़मीन पर गंदी सी जगह है जो नाले के बगल की, वहाँ उसे लिटाया और उसके साथ रेप किया। शाम को सतगुरु और माता प्रसाद भी वहाँ नशा करने रेगुलर आते थे, वो भी आए। उन्होंने भी नोटिस किया कि अरे, एक तो ये लड़की और बिल्कुल नेकेड यहाँ पड़ी हुई है। पास में गए, लेकिन तब तक वो उसकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन ये दोनों भी नशे में, जब उनका नशा बिल्कुल नशे से बिल्कुल टंच हो गए, तो उस बॉडी को, चूँकि वो थोड़ा ऊंचाई पर थी बॉडी, आने जाने वाहनों की जो लाइट थी कभी कभार उस पर पड़ रही थी, तो उनको लगा कि हाँ, हम किसी की निगाह पड़ गई तो हम देख लिए जाएंगे। दोनों ने बॉडी को उठाया और थोड़ा और नीचे जाके, जहाँ नाले का पानी बहता है उसके किनारे, जहाँ थोड़ा उनको ऐसा लगा कि हाँ, आने जाने वाले वाहनों की लाइट नहीं पड़ रही, वहाँ एक एक करके उस शव के साथ बलात्कार किया और फिर वहाँ से चले गए। ये सिलसिला 10 तारीख को उस बच्ची के साथ रात में उन लोगों ने किया था। ये विभत्स कार्य, और ये सिलसिला 13 की रात तक चलता रहा, जब तक कि बॉडी में से बदबू नहीं आने लगी। बॉडी में से बदबू जब आने लगी, तब उसके बाद इन लोगों ने उसके पास जाना मुनासिब नहीं समझा, और फिर 16 तारीख की सुबह ये बॉडी वहाँ पर मिल गई। उसके बाद कैसे कैसे हम लोग वहाँ तक पहुँचे, फॉरेंसिक एविडेंस के साथ इन चारों को 16 मार्च 16 को इन लोगों को, इन सारे एविडेंस के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। और ट्रायल, ये भी रिक्वेस्ट की गई थी इसका समरी ट्रायल कराया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराया जाए। उसके बाद इसका क्या हुआ मुझे बहुत नहीं पता, लेकिन अगर आप इस विभत्स इंसिडेंट को देखेंगे तो नेट पे ये सर्च करेंगे, मिल जाएगा आपको। इस पर बहुत बड़े बड़े आर्टिकल आपको मिल जाएंगे। गर्ल फाउंड डेड नियर उत्तर प्रदेश CM साउथ, रेप्ड बाई 21 men। एक तो ये खबर मिलेगी, आप सर्च करिएगा अगर गूगल पे तो। दूसरी मिलेगी, बॉडी ऑफ रेप्ड टीन फाउंड नियर CM's रेजिडेंस। एक 22 अप्रैल, पहले वाला 22 अप्रैल का ये लेख है, और दूसरे वाला 16 फरवरी 2016 का है। आज इस विभत्स, अज्ञात,
बलात्कार और हत्या की घटना के बाद कुछ बचता नहीं है आपको बताने के लिए। कल मैं इसी तरह की एक और अज्ञात हत्या के साथ के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।